नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट दिस वीक। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्रवाइयां और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट दिस वीक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और 15 दिन के अंदर सीबीआई को जांच शुरू करने के आदेश दिए। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि 15 दिन तक सीबीआई इस मामले को देखे और 15 दिन के बाद सीबीआई निदेशक ये तय करे कि मामले में एफआईआर होनी चाहिए या फिर नहीं। और फैसले के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि 100 करोड़ रुपए वसूली के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई 15 दिन के अंदर अपनी प्राथमिक जांच की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। हालांकि सीबीआई इस मामले में तुरंत केस दर्ज नहीं करेगी। याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर हुई है। पुलिस से जांच की अपील की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि परमबीर सिंह पर लगे सभी आरोप गंभीर हैं। कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख पर आरोप लगाए गए हैं, वो ही राज्य के गृह मंत्री हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते, इसीलिए सीबीआई को इस मामले की जांच करनी चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई को शुरुआती जांच करनी चाहिए, जिसमें सभी को सहयोग करना होगा। 15 दिन के अंदर सीबीआई के डायरेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगर सीबीआई की रिपोर्ट में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर केस पुख्ता बनता है तो सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी। वरिष्ठ वकील घनश्याम उपाध्याय ने भी एक याचिका फाइल की थी। उनकी याचिका में उन्होंने सचिन वाजे, एसीपी संजय पाटिल, डीसीपी राजू भुजबल, परमबीर सिंह और अनिल देशमुख के खिलाफ एक्सटॉर्शन के आरोपों को लेकर सीबीआई, ईडी, एनआईए की जांच की मांग की थी। साथ ही कहा कि इस मामले में लोगों की संपत्ति भी जब्त होनी चाहिए। पाटिल ने भी इसी से मिलती जुलती याचिका को हाईकोर्ट में दायर किया था, जिसमें उन्होंने परमबीर सिंह द्वारा अनिल देशमुख पर लगाए गए एक्सटॉर्शन के आरोपों को लेकर सीबीआई की जांच की मांग की थी और कहा था कि परमबीर के लेटर के मुताबिक उन तमाम तारीखों पर अनिल देशमुख के बंगले पर कौन कौन मिलने आया था और उसकी पुष्टि करने के लिए उस बंगले की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का जब ट्रांसफर किया गया था, उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें दावा किया गया था कि अनिल देशमुख द्वारा सचिन वाजे को मुंबई से 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया गया था। परमबीर सिंह ने इसके अलावा भी अनिल देशमुख पर कई आरोप लगाए थे। परमबीर सिंह ने इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने परमबीर सिंह को पहले हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया था। इसी के बाद परमबीर सिंह और अन्य लोगों ने अनिल देशमुख के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायणन के प्रताड़ना मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करने का फैसला किया है। इसरो जासूसी मामले में जांच के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त एक उच्च स्तरीय समिति ने शीर्ष अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और इसके बाद फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस डीके जैन की अगुवाई वाली कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था। इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायण के प्रताड़ना मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करने का फैसला लिया है। 2018 में इस मामले की जांच के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस डीके जैन की अगुवाई वाली कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर 2018 को कमेटी का गठन किया और केरल सरकार से कहा था कि नारायण के अपमान के मामले में उन्हें 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। 1994 का ये मामला है। इसमें आरोप है कि कुछ गोपनीय दस्तावेज अन्य देशों के लोगों को सौंपा गया था। इस मामले में साइंटिस्ट नारायण को गिरफ्तार किया गया था। 1994 में इसरो में जासूसी कांड की बात सामने आई। आरोप लगा कि नंबी नारायण, डी शशि कुमार समेत 4 लोगों ने इसरो की सीक्रेट्स पाकिस्तान समेत कई दूसरे देशों को बेचे।
अक्टूबर 1994 में केरल पुलिस ने मालदीव की महिला मरियम राशिदा को पकड़ा। पुलिस ने आरोप लगाया कि इसरो के वैज्ञानिकों ने मालदीव की महिलाओं के जरिए इसरो के रॉकेट के सीक्रेट्स दूसरे देशों को बेचे। बाद में इस मामले की जांच इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी को सौंपी गई। बाद में इसमें सीबीआई की एंट्री भी हो गई। 2 साल बाद 1996 में सीबीआई ने बताया कि वैज्ञानिकों पर फर्जी आरोप लगाए। कोई सीक्रेट्स किसी दूसरे देश को नहीं बेचे गए। इस आधार पर सभी को रिहा कर दिया गया। 1998 में केरल की सीपीएम सरकार ने मामले की जांच दोबारा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराने से मना कर दिया। साथ ही नंबी नारायण को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। बाद में नंबी नारायण ने राष्ट्रीय मानवाधिकार का दरवाजा खटखटाया और 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। मानवाधिकार आयोग ने 2001 में नंबी नारायण को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने मानवाधिकार आयोग के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां मानवाधिकार फैसले को सही ठहराया गया। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो नंबी नारायण को 50 लाख रुपए का मुआवजा दे। सुप्रीम कोर्ट ने जिन पुलिस अधिकारियों के कारण नंबी को मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा है, उनके खिलाफ कार्रवाई के बारे में कमेटी को सुझाव पेश करने को कहा गया था। कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी है और अब मामले में आगे की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना देश के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनके नाम पर मुहर भी लगा दी। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना के नाम की सिफारिश की थी और चीफ जस्टिस एस ए बोबडे 23 अप्रैल को अपने पद से रिटायर होने वाले हैं और इसके बाद एनवी रमन्ना शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कामकाज देखेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस एस ए बोबडे के बाद जस्टिस एनवी रमन्ना उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ जज हैं। उनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक होगा और जस्टिस रमन्ना संवैधानिक, आपराधिक और इंटरस्टेट नदी जल बंटवारे के कानूनों का खास जानकार उन्हें माना जाता है। करीब 45 साल का लंबा अनुभव रखने वाली एनवी रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसले सुनाने वाले संवैधानिक बेंच का भी हिस्सा रहे हैं। जस्टिस एनवी रमन्ना देश के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से उनके नाम पर औपचारिक तौर पर मुहर लगा दी गई है। वर्तमान सीजेआई एस ए बोबडे की तरफ से उनके नाम का प्रस्ताव अगले सीजेआई के तौर पर रखा गया था। 23 अप्रैल को बोबडे रिटायर हो रहे हैं। सीजेआई के तौर पर जस्टिस रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक होगा। एक नजर डालिए कौन है देश के अगले सीजेआई के करियर ग्राफ पर। जस्टिस रमन्ना को फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। फिलहाल उनके कार्यकाल में 2 साल से कम वक्त बचा है, क्योंकि 26 अगस्त 2022 में वो रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने 10 फरवरी 1983 में वकालत शुरू की थी, जिस दौरान चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस दौरान जस्टिस रमन्ना आंध्र प्रदेश सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल हुआ करते थे। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले एनवी रमन्ना ने साइंस और लॉ में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट में कानून की प्रैक्टिस शुरू की। राज्य सरकारों की एजेंसीज के लिए वो पैनल काउंसिल के तौर पर भी काम करते थे। 27 जून 2000 में वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में स्थायी जज के तौर पर नियुक्त किए गए। इसके बाद साल 2013 में 13 मार्च से लेकर 20 मई तक वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे। 2 सितंबर 2013 को जस्टिस रमन्ना का प्रमोशन हुआ और उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए। फिर 17 फरवरी 2014 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। जस्टिस एनवी रमन्ना फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों में सीजेआई एस ए बोबडे के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। पिछले कुछ सालों में जस्टिस रमन्ना का सबसे चर्चित फैसला जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की बहाली रहा है। चीफ जस्टिस के कार्यालय को सूचना अधिकार कानून आरटीआई के दायरे में लाने का फैसला देने वाली बेंच के भी जस्टिस रमन्ना सदस्य रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की अनुमोदित संख्या 34 है। हालांकि कोर्ट वर्तमान में 30 जजों के साथ ही कार्यरत है, क्योंकि जस्टिस गोगोई, जस्टिस गुप्ता, जस्टिस भानुमति और जस्टिस मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद अब तक एक भी नियुक्ति नहीं हो पाई।
जस्टिस गोगोई 2019 में सेवानिवृत्त हुए थे, जबकि शेष साल 2020 की शुरुआत में सेवानिवृत्त हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। जम्मू में हिरासत में लिए गए 168 रोहिंग्या लोगों को म्यांमार वापस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोहिंग्याओं को नियमित प्रक्रिया का पालन किए बिना म्यांमार नहीं भेजा जाएगा। अभी रिहाई नहीं होगी और सभी को होल्डिंग सेंटर में रहना होगा। जम्मू कश्मीर के होल्डिंग सेंटर में मौजूद करीब 160 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि किसी भी रोहिंग्या मुसलमान को तब तक वापस म्यांमार नहीं भेजा जाएगा जब तक उनके डिपोर्टेशन के लिए उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्याओं को हिरासत में रखने और उन्हें वापस उनके देश भेजने के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अंतरिम राहत देना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मुस्लिमों को जम्मू कश्मीर के कठुआ में बने होल्डिंग सेंटर से रिहा करने के अपील को भी खारिज कर दिया। सीजेआई एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इस बेंच में जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामा सुब्रमण्यम भी शामिल थे। इससे पहले मामले की सुनवाई 30 मार्च को हुई थी। तब याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट के सामने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का जिक्र किया था, जिसमें कहा गया था कि म्यांमार में रोहिंग्याओं को नरसंहार का खतरा है। उन्होंने कोर्ट में ये भी कहा था कि अभी म्यांमार में सत्ता मिलिट्री के पास है, ऐसे में रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजना ठीक नहीं है। इस मांग का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि जिस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के आधार पर वह फैसला आया, भारत ने उस पर दस्तखत नहीं किए हैं। भारत सरकार ने अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हित के आधार पर कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से दूरी रखी है। तुषार मेहता ने बताया था कि भारत सरकार की म्यांमार सरकार से बातचीत जारी है और म्यांमार सरकार की पुष्टि के बाद ही इन लोगों को वापस भेजा जाएगा। इसके अलावा कोर्ट में ये भी दलील दी गई थी कि रोहिंग्या मुस्लिमों को कठुआ के होल्डिंग सेंटर में गैर कानूनी तरीके से रखा गया है। इसके लिए यहाँ की एक जेल को ही होल्डिंग सेंटर में तब्दील किया गया है। इसीलिए याचिका में उनकी रिहाई की मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 26 मार्च को कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद सलीमुल्लाह ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के जरिए अर्जी में कहा था कि ये जनहित में दायर की गई है ताकि भारत में रह रहे शरणार्थियों को प्रत्यर्पित किए जाने से बचाया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के साथ अनुच्छेद 51C के तहत प्राप्त अधिकारों की रक्षा के लिए ये अर्जी दायर की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इटली के 2 नौसैनिकों के खिलाफ चल रहे हत्या के एक केस को बंद करने के लिए मृतकों के परिजनों को 10 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के निर्देश केंद्र सरकार को दिया। दरअसल ये मामला साल 2012 का है, जब केरल में समुद्र तट पर 2 मछुआरों की हत्या हो गई थी और इसका आरोप 2 इटालियन नौसैनिकों पर लगा था। केंद्र ने रिकॉर्ड बयान के अनुसार केरल सरकार ने 2 मृत मछुआरों के परिवारों को 4 करोड़ रुपए और नाव के मालिक को 2 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। इटली द्वारा परिवारों को पहले 2 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें केंद्र सरकार ने 2 भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में 2 इटालियन सैनिकों के खिलाफ चल रहे मामले को बंद करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इटली सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि 10 करोड़ रुपए को मृतक मछुआरों के परिजनों के अकाउंट में जमा करने को कहा। दरअसल केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि मुआवजे की राशि के तौर पर इटली मृतक मछुआरों के परिजनों को 10 करोड़ रुपए देगा। सीजेआई ऐसे बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि इटली को विदेश मंत्रालय द्वारा अदृष्ट खाते में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के अवार्ड के संदर्भ में मुआवजा राशि जमा करनी चाहिए। इटली सरकार से इस तरह की राशि प्राप्त करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर मंत्रालय इसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सामान जमा करेगा। पीठ ने आगे आदेश दिया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि जिस बैंक खाते में राशि जमा करनी है उसके बारे में इटली को सूचित किया जाएगा। इटली के लिए पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सोहेल दत्ता ने कहा कि जैसे ही केंद्रीय मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट खातों के बारे में सूचित किया जाएगा, वैसे ही बैंक खाते में मुआवजा जमा करने के लिए सहमत है।
सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को सूचित किया कि पीड़ितों के परिवारों ने इटली द्वारा पहले से भुगतान की गई राशि के ऊपर इटली सरकार द्वारा दिए गए 10 करोड़ रुपए के मुआवजे को स्वीकार करने के लिए सहमति व्यक्त की है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया है कि भारत के पास इतालवी मरीन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं और इतालवी न्यायालय के भीतर भी ऐसा ही किया जाना चाहिए, लेकिन ट्रायल न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के आधार पर मामलों को बंद नहीं कर सकता, केवल सर्वोच्च न्यायालय ही ऐसा कर सकता है। घटना 15 फरवरी 2012 को केरल तट से लगभग 20.5 समुद्री मील की दूरी पर हुई थी। मछली पकड़ने के लिए एक नाव सेंट एंटनी इटालियन झंडे के साथ एक टैंकर एरिका लेक्सी को पास कर रही थी। जहाज पर सवार 2 नौसैनिकों मिसिमिलानो लेटोरे और सल्वाटोर गिरोन ने सेंट एंटनी तो समुद्री डाकुओं की नाव समझा और उस पर गोलीबारी कर दी। इसके परिणाम स्वरूप 2 मछुआरों वैलेंटाइन जिलस्टीन और अजेश बिंकी की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में एक वाराणसी के काशी विश्वनाथ परिसर में बने ज्ञानवापी मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराया जाएगा। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विवादित ज्ञानव्यापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के आदेश जारी किए हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड वाराणसी कोर्ट के इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देगा और बोर्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट के सर्वेक्षण के फैसले को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि द प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का उल्लंघन मान रहा है और इसे हाईकोर्ट में चुनौती देगा। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मस्जिद परिसर की पुरातात्विक जांच कराने के आदेश जारी किए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आदेश दिया कि आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई को अपने खर्च पर खुदाई करने का निर्देश दिया। खुदाई का काम 5 सदस्यीय एक कमेटी के नेतृत्व में होगा। ये आदेश उस याचिका को लेकर है जिसमें कहा गया है कि मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। कोर्ट में चीनी यात्री वैनसांग एक किताब का भी जिक्र किया गया। ज्ञानव्यापी को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से ये दावा किया जाता है कि विवादित ढांचे के फर्श के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यही नहीं, विवादित ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी प्रदर्शित हैं। 1991 में वाराणसी कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल करने वाले हरिहर पांडे ने बताया कि मस्जिद के फर्श के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। दावा है कि विवादित स्थल के भूतल में तहखाना और मस्जिद के गुम्बद के नीचे प्राचीन मंदिर की दीवार है, जिसे आज भी साफ तरीके से देखा जा सकता है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर विशालकाय नंदी है जिसका मुख मस्जिद की ओर है। इसके अलावा मस्जिद की दीवारों पर नक्काशियों से भरी हुई देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। स्कंद पुराण में भी इन बातों का वर्णन है। याचिकाकर्ता का दावा है कि मौजूद ज्ञानव्यापी आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। राजा विक्रमादित्य ने इसका निर्माण करवाया था। बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब के फतवे के बाद आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया। हालांकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील मोहम्मद तौहीद खान ने हिंदुओं के इन तथ्यों को सिरे से खारिज किया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड वाराणसी के कोर्ट के इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देगा। काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ था। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा, हरिहर पांडे बतौर वादी इसमें शामिल हैं। मुकदमा दाखिल होने के कुछ दिनों बाद ही मस्जिद कमेटी ने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी कि स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का हवाला देकर हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 1993 में स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद साल 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। अब सुनवाई के बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानव्यापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी है। बता दें कि ज्ञानव्यापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में बीते 2 अप्रैल को बहस पूरी हुई थी। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र के जरिए इस मामले में पुरातत्व विभाग की 5 सदस्यीय टीम बनाकर पूरे परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।
आगामी विधानसभा चुनाव में मास्क अनिवार्य करने के लिए निर्देश की मांग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग और केंद्र को यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार में लगे सभी लोग अनिवार्य तौर पर मास्क लगाने का आदेश दिया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावों में प्रचार के दौरान मास्क पहनना सुनिश्चित करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावी राज्यों में रैली के दौरान मास्क पहनने को सुनिश्चित किए जाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग और केंद्र को ये सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई कि विभिन्न राज्यों में मौजूदा चुनाव के दौरान प्रचार में लगे सभी लोग अनिवार्य तौर पर मास्क लगाने का आदेश दिया जाए। याचिका विक्रम सिंह द्वारा दायर की गई थी। कोर्ट ने पहले भी नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को सुनिश्चित की थी, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील विराग गुप्ता ने जल्द सुनवाई की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है, जब वो सिंह की मुख्य याचिका पर भी सुनवाई करेगी। मुख्य याचिका में सिंह ने ऐसे प्रचारकों और उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में प्रचार से रोकने का अनुरोध किया है जो कोरोना के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का बार बार उल्लंघन कर रहे हैं। याचिका में राजनीतिक दलों के द्वारा और चुनावी रैलियों के दौरान एसओपी का पालन नहीं होने की बात कही गई है, जबकि केंद्र सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए एसओपी जारी किया है। सिंह की तरफ से पेश हुए वकील विराग गुप्ता ने पीठ को बताया कि चुनाव आयोग को विधानसभा चुनावों के दौरान शारीरिक दूरी और अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के लिए डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा करनी चाहिए। गुप्ता ने दलील दी कि जब मास्क का उपयोग अनिवार्य करने पर सभी अधिकारी एकमत हैं, तो ये तर्क से परे है कि इस नियम को चुनाव प्रचार के दौरान क्यों नहीं लागू किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से स्थायी अधिवक्ता अनुराग अहलूवालिया ने नोटिस स्वीकार किया। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 1,26,000 नए कोरोना केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कहीं पर नाइट कर्फ्यू तो कहीं पर संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके साथ ही लगभग सभी राज्य सरकारों ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल समेत देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही चुनावी रैलियों में लाखों की भीड़ बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर इकट्ठा हो रही है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों के दौरान कोरोना नियमों की जमकर अनदेखी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब आगे खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबीएन के साथ।